तो यूपी का बनना एवं इसका नामकरण। देखिए, कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप में से अधिकांश लोगों ने यूपी का जीएस पहले भी पढ़ रखा है, कई बार वन लाइनर पढ़ रखे होंगे, एमसीक्यू पढ़ रखे होंगे और इवन डिटेल भी पढ़ रखी होगी। लेकिन फिर भी एक बार इस क्लास को लेकर देखें। केवल 15 मिनट की क्लास के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में चीज़ों को और सही तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको इसे याद करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। बात है यूपी का बनना और इसका नामकरण। जी हाँ, ये इंट्रोडक्शन क्लास है उत्तर प्रदेश जीएस की। तो कहानी को कुछ ऐसी जगह शुरू करते हैं जहाँ से आप सबको कहानी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी हाँ, तो कहानी को हम लोग याद स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य से। जी हाँ, हम कहानी को स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ब्रिटिश साम्राज्य से। चलिए, ब्रिटिश राज के प्रारंभिक वर्ष। जी हाँ, जब ब्रिटिश राज का प्रारंभिक वर्ष चल रहा था, ब्रिटिश राज स्टार्टिंग के ही फॉर्म में समझ लो। स्टार्टिंग के फॉर्म में क्या मतलब, स्टार्टिंग प्रारंभिक वर्ष की बात है। तो जो आपका यूपी क्षेत्र है, ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात है। जो आपका ये यूपी वाला क्षेत्र, जैसे आज की डेट में हम यूपी के नाम से जानते हैं, असल में ये 2 भागों में बटा हुआ था। जी हाँ, ये कितने भागों में बटा हुआ था सर? ये 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से एक भाग का नाम था उस समय अवध। बात समझना, एक का नाम था अवध राज्य और एक दूसरा हिस्सा था जिसे कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा का हिस्सा जी हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा और एक है अवध राज्य। अब दोनों को समझना, असल में होता क्या है, ये जो आपका अवध राज्य है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे और बात करेंगे बंगाल के प्रेसिडेंसी वाले हिस्से के बारे में भी बात हम करेंगे। अब तो इन दोनों की जब बात शुरू होगी तो कहानी कुछ इस तरह से रहेगी कि जो अवध वाला हिस्सा है हमारा, ये 1856 में, कब? बड़े अच्छे से डेट को याद रखना, डेट का रिकॉल भी मैं अच्छे से कराऊंगा अभी। और ये पीडीएफ बनाने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। जो पीडीएफ आपके सामने मैं तैयार कर रहा हूँ, ये आप ही को दे दूंगा, लिंक में डाल देंगे। और लिंक में से कई बार बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो वो एक बार इस नंबर पर व्हाट्सअप लिख देंगे और जो सी पीडीएफ चाहिए उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि यूपी इंट्रो। तो यूपी इंट्रो के नाम से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अवध राज्य। अवध राज्य जो है 1856 में ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ। किस में हुआ? ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ। जो अवध क्षेत्र था वो पहले अलग था। आप जानते हैं राजा महाराजाओं वाला यहाँ पर नवाबों का शासन चलता था। अवध जो है, यहाँ कौन रहते थे साहब? नवाब रहते थे। कौन रहते थे? नवाब। आपने सुना होगा लखनऊ के, रामपुर के नवाब, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये अवध राज्य जो है 1856 में ब्रिटिश राज, अंग्रेजों के अंडर में आ गया, मूल रूप से ब्रिटिश राज्य के अंदर विलीन हो गया। और उस समय इसकी जो राजधानी थी, राजधानी पर बड़ा विशेष जोर दिया जा रहा है, ध्यान रखना। जो राजधानी थी वो आपकी लखनऊ थी। क्या थी? राजधानी थी उस समय लखनऊ। इतना हिस्सा याद है। इधर बात करते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी की। तो एक चार्टर एक्ट आया था 1833 में। कब आया था? 1833 के, लिख लेते हैं, चार्टर एक्ट या चार्टर के तहत, 1833 के चार्टर के तहत बंगाल से अलग होकर, बंगाल से अलग होकर, याद रखना, बंगाल से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई। प्रेसिडेंसी बनाई गई। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, जो आगरा प्रेसिडेंसी बनी है, इस चीज़ को याद रखना। आगरा प्रेसिडेंसी आपकी 1834 में बनी है। चार्टर एक्ट 1833 में आया है। 2 अलग अलग चीज़ें।
मतलब चार्टर एक्ट के तहत बनी है, ये याद रखना। पर चार्टर एक्ट 1833 में आया है और आगरा प्रेसिडेंसी 1834 में बनी चार्टर एक्ट के तहत है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि आगरा प्रेसिडेंसी कब बनी है? 1834 में। किससे अलग होकर बनी है आगरा प्रेसिडेंसी? बंगाल से अलग होकर। मतलब पहले यूपी का कुछ हिस्सा बंगाल में टच था। इस प्रकार से आप कहानी को समझ सकते हैं, ठीक है। इसे बाद में एक नाम दे दिया गया और नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत। और ये नाम इसका कब पड़ा? सब ये नाम पड़ा 1836 में। देखो ये समझते रहना, कब पड़ा? 1836 में। उस समय इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय क्या था? सब आगरा था। क्या था? सब उस समय जो मुख्यालय था वह आगरा था। इस चीज़ को भी याद रखना। अब जब आता है 1858, क्या आता है? 1858। तो ये जो मुख्यालय है, ये जो हेडक्वार्टर है, इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इलाहाबाद। याद रखेंगे, कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। और इलाहाबाद के बाद इसे लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। अब आता थी सर लखनऊ कब शिफ्ट हुआ? असल में जब ये लखनऊ शिफ्ट हुआ है तो दो तरीकों से शिफ्ट हुआ है लखनऊ में। एक आंशिक रूप से शिफ्ट होना और एक पूर्णतः शिफ्ट होना। बात को समझना, पूर्णतः शिफ्ट होना। तो जो आंशिक रूप से शिफ्ट हुआ लखनऊ को, तो वो 1921 का हुआ, डेट याद रखना। और जो पूर्णतः शिफ्ट हुआ 1937 में हुआ। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करके देखते हैं। देखो, एक चार्टर एक्ट आया 1833 में। इसके तहत बंगाल से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी, बंगाल से अलग होकर क्या बनी? आगरा प्रेसिडेंसी आपका हिस्सा बना। आगरा प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। आगरा प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। और ये कब बना? साहब ये 1834 में बना। बात याद रहेगी। 1834 से आगे बढ़े तो 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से इसे जाना गया। किस नाम से जाना गया? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। मतलब आगरा प्रेसिडेंसी का जो हिस्सा था उसका क्या नाम रखा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर क्या बना? सब इसका हेडक्वार्टर आगरा को बनाया गया। बात क्लियर है। फिर हेडक्वार्टर को इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया 1858 में। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? 1858 में इलाहाबाद। इसके बाद इसे लखनऊ शिफ्ट किया गया। लेकिन लखनऊ शिफ्ट करने में पहले इसे आंशिक रूप से शिफ्ट किया गया 1921 में, फिर पूर्णतः शिफ्ट किया गया 1937 में, आज़ादी से 10 साल पहले। तो ये कहानी आपको इतनी तो याद होनी चाहिए, ये सबको कंफर्म होना चाहिए, ये इतना हिस्सा। बात क्लियर है। दो तरीके से हम पढ़ लें। एक तरफ अवध राज्य जो कि 1856 में ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गया। इधर आगरा प्रेसिडेंसी के बाद बदलते हुए हेडक्वार्टर के को हमने देखा और चीज़ों को समझ लिया। अब यहाँ पर चीज़ें समझेंगे। अब इन दोनों को एक जगह संयुक्त रूप से हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी। आइए उस डिटेल पर नज़र मारते हैं। असल में 1877 में जो ये आपका उत्तरी पश्चिमी प्रांत है, इसका नाम रख दिया गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। अब देखो अवध का नाम आया तो आप समझ जाओ कि अब इन्हें और इसे, मतलब कि अवध राज्य को और आपका इस पोर्शन को, उत्तरी पश्चिमी प्रांत को, इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाकर इसका एक नाम रखा गया 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। इस नाम को याद रखना। ये नाम कब पड़ा? 1877 में पड़ा, 1877 में पड़ा। सेकंड बात, 1902 में इसका नाम पड़ा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। अवध का संयुक्त प्रांत, ये इसका नाम पड़ा 1902 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। फिर आता है 1937 और इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत याद रहेगा। और फिर आती है एक डेट 24 जनवरी 1950 और नाम पड़ गया यूपी। अब यहाँ पर देखो, आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए।
ये इतने आराम से मैंने करा दिया है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो यहाँ तक आप पहुँचे तो कन्फर्म चीज़ समझ में आई होगी। बस इतना करना है, अगर यहाँ तक आए हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कोई इसमें समस्या नहीं है। एक बार आइए इसे एट ए ग्लैंस देखते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का बनना और इसका नामकरण, ठीक है। ब्रिटिश राज के प्रारंभिक वर्ष की बात हो रही है। अवध का राज्य एक क्षेत्र था यूपी का, और एक था बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा। किसका हिस्सा था? बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अवध राज्य जो है इसके साथ क्या हुआ, ये 1856 में ब्रिटिश राज्य के साथ मिल गया, उसमें विलय हो गया और इसकी राजधानी को बनाया गया लखनऊ। याद रहेगा 1856 की बात हो रही है। लेकिन इस 56 से पहले घटना इधर घट रही थी बंगाल प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर एक टैक्स आया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई 1834 में। बाद में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, और ये कब रखा गया? 1836 में, जिसका हेडक्वार्टर बना आगरा। 1858 में इलाहाबाद को हेडक्वार्टर बना दिया गया। 1858 आ गया, देखो यहाँ 1858 और इधर चल रहा है 1856। 1858 और 1856 लगभग सेम डेट आ गई हैं। बस हमने लगभग सेम डेट आ गई। अब क्योंकि समझना, क्योंकि 1858 में इलाहाबाद इसकी राजधानी बना और 1856 में अवध वाले हिस्से की राजधानी क्या था? लखनऊ था। अब इनको क्या करा, इसे विलय करना था, मतलब एक जगह करना था, तो इन्होंने इलाहाबाद से राजधानी को कहाँ रख दिया? लखनऊ शिफ्ट करने का प्लान बनाया और लखनऊ शिफ्ट कर दी, क्योंकि ऑलरेडी से अवध राज्य की, अवध क्षेत्र की राजधानी लखनऊ ही थी। बात समझना। तो आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया 1921 में, और फिर पूर्ण रूप से बना दिया गया 1937 में। बात क्लियर है इतनी। अब 1937 में से राजधानी बनाई, ये तो हुई एक बात। लेकिन साथ ही साथ याद रखना इसके नाम भी परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 1877 में नाम जो परिवर्तित हो रहे हैं ना, समझते रहना। 1877 में यूपी का जो नाम था वह था उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, ये था 1877 में। उसके बाद 1902 में इसका नाम रखा गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 जब आया, देखो जब लखनऊ को राजधानी बनाया गया पूर्णतः, इसे समझो, लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया 1937 में, तब यूपी का नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, जितना अच्छे से हो सकते हैं। जब लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया 1937 में, तभी यूपी का नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया। ये बड़ी सीधी सी कहानी है। इट इज ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर 24 जनवरी 1950 आता है और इसका नाम रख दिया जाता है मौलिक रूप से यूपी। और अब आपके सामने जो चल रहा है वह 24 जनवरी 1950 से यूपी इसका नाम चल रहा है। तो ये तो था थोड़ा सा पंगा जो आप लोगों ने देखा। यहाँ से कहानी समझ में आ जानी चाहिए। इसे इतना देखें तो एक पेज की कहानी है ये, सिर्फ एक पेज में आपको इतना इसका इतिहास समझ में आ गया होगा जितना आप देख रहे हैं इस वक्त। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो इतना बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बात चल रही है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का बात पूछा जाए आपसे, कभी भी बातचीत होती है तो बताइए इसका पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनः गठन कब हुआ था? तो परफेक्ट डेट याद होनी चाहिए। इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को पुनः गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पुनः गठन हुआ था। वर्तमान स्वरूप में कब आया बताना है। वर्तमान स्वरूप में कब आया? ऐसा इसका अर्थ क्या है? वर्तमान स्वरूप में कब आया? देखो, क्योंकि वर्तमान कई बार क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, ऐसे पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा बताइए उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। अब बच्चा आधे से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग ना लगाए तो, या सेंटेंस को सही से ना पढ़े तो। देखिए असल में वर्तमान स्वरूप में आया है 9 नवंबर को और सन 2000 में। सर ये तो वो दिन है जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। तो भाई यही तो पूछ रहा है वो आपसे इनडायरेक्टली। ये पूछ रहा है वर्तमान स्वरूप में कब आया। यूपी का वर्तमान स्वरूप क्या है? यूपी का वर्तमान स्वरूप क्या है? इस समय उत्तराखंड अलग है ना हमसे, बात समझना। तो वर्तमान स्वरूप में कब आया? जो इस समय स्वरूप है उत्तर प्रदेश का, इस स्वरूप में कब आया? तो साहब ये 9 नवंबर 2000 को आया था। इस दिन क्या हुआ था? उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था, यूके को अलग कर दिया गया था यूपी से।
तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि उत्तराखंड को कब उत्तर प्रदेश से लग गया, वो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो देखना बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा। अगर ये आया तो बच्चा यहाँ पे बिखरेगा, बच्चा यहाँ पर बिखर जाएगा, याद रखना, बहुत आराम से बिखरेगा। आप बताइए यूपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। एक प्रश्न आएगा, यूपी स्थापना दिवस, यूपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बताएंगे साहब 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है, यूपी दिवस या यूपी स्थापना पहली बार कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया, मनाया गया। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। बताइए पहली बार कब मनाया गया। जो आपका यूपी स्थापना दिवस है ये पहली बार कब बनाया गया। तो याद रखना सन 2018 को बनाया गया। यहाँ भी बच्चा गिरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो एक काम और हुआ है, याद रखना, 24 जनवरी 2018 को पहली बार क्या बनाया गया साहब, 24 जनवरी 2018 को पहली बार बनाया गया यूपी स्थापना दिवस। लेकिन इसी दिन एक जिला एक उत्पाद योजना, एक उत्पाद योजना स्टार्ट हुई थी। ये भी याद रखना, 24 जनवरी 2018 को पहली बार यूपी स्थापना दिवस मनाया गया और 24 जनवरी 2018 को ही एक जिला एक उत्पाद योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। चलिए, कभी प्रश्न बनता है कि यूपी का कुछ हिस्सा बंगाल से कब अलग हुआ। तो आप डेट इसे डायरेक्ट बता सकते हैं सर 1934 में, क्योंकि इससे अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। याद रहेगा, ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं, इतना तो याद रख ही पाएंगे आप। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। जी हाँ, बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूपी की या उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई किसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रशासनिक इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो इकाई में देखते हुए चलेंगे। मंडलों की संख्या कितनी, ये सबको छोटा सा याद होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बोर फील मत करना। पूछेगा मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है, तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। आपसे पूछेगा जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या, तो ये भी आप बड़े आराम से बता देंगे, साहब जी 75 है। देखिए आसान भी प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं, जब डिटेल से पढ़ा रहे हैं तो आसान प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपके विकेट गिरने शुरू हो जाएंगे, बस ये दो थे आसान आपके लिए। ये बताइए नगरों एवं नगर समूह की संख्या कितनी है, नगरों एवं नगर समूह की संख्या, नगर समूह की संख्या कितनी है। तो साहब इनकी संख्या है 915। जी हाँ, कितनी संख्या है इनकी, 915। अब देखो ये आपको याद नहीं होगा पहले से, मैं अभी बता दूं, बहुत कम लोगों को ये पहले से याद रहा होगा या पहले से उनके दिमाग में ये चीज़ रही होगी। इस चीज़ को वो मत करना एकदम कि यार ये तो हल्के में है, ले लेंगे, याद हो जाएगा, पढ़ लेंगे, सोच लेंगे। ये याद नहीं होता है, याद रखना, याद अक्सर नहीं निकलता है बच्चों को, ऐसी चीज़ें फिर गुमसुम हो जाते हैं इधर उधर। तो नगर एवं नगरों की संख्या कितनी है हमारे पास साहब, 915 है। अच्छा जी, चलिए अगर पूछे ग्राम पंचायतें कितनी हैं आपके पास, ग्राम पंचायतें कितनी हैं आपके पास, तो क्या ही बताएंगे साहब, कुछ इतनी है हमारे पास। तो ये लो, कितनी है साहब, इतनी है हमारे पास। न्याय पंचायतें कितनी हैं आपके पास, न्याय पंचायतें कितनी हैं आपके पास साहब, इतनी है न्याय पंचायतें। आपसे पूछेगा तहसील कितनी है आपके पास, तहसीलों की संख्या पूछेगा, तहसील कितनी है, तो साहब तहसील इतनी है हमारे पास।
आपसे पूछेगा विकास खंड कितने हैं आपके पास, किसकी बात करेगा, विकास खंड कितने हैं आपके पास, तो सर हमारे पास विकास खंड इतने हैं। अब देखो यहाँ पर मजा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये सारे जो नंबर अब आप देख रहे हैं इसमें से आपको केवल मंडलों की संख्या याद होगी और जिलों की संख्या याद होगी। आगे जब आपसे पूछेगा नगरों एवं नगर समूह की संख्या बताइए तो कितनी बताएंगे साहब, 915। ग्राम पंचायतें कितनी बताएंगे, जब ग्राम पंचायतें पूछेगा तो 58,189, 79 सॉरी, 89 होता है, 79 होता है, 89, चलिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है कई बार। 58,189। आपके पास क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। आपसे पूछेगा न्याय पंचायतें, तो साहब इनकी संख्या 0 है। आपसे पूछेगा तहसील तो आप बताएंगे 351। आपसे पूछेगा विकास खंड तो आप बताएंगे 826। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, माइंड के अंदर ये डाटा फीड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अभी इसी डाटे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, रुकना नहीं है, इसी डाटे में आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे नगर पंचायत कितनी है, नगर पंचायत कितनी है, तो याद रखना 546 नगर पंचायत हैं। नगर पंचायतें कितनी हैं, 546 नगर पंचायत हैं। आपसे पूछे नगर पालिका परिषद कितने हैं, नगर पालिका परिषद कितने हैं, तो आप बताएंगे साहब 200 हैं। कितने हैं, 200 हैं। आपसे पूछे नगर निगम कितने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नगर निगम वाला, नगर निगम कितने हैं, तो आप बताएंगे 17 हैं। देखना इस चीज़ को देखना, नगर निगम 17 हैं, मंडल हमारे पास भले से 18 हैं पर नगर निगम जो हैं वो 17 हैं, याद रखना। नगर निगम कितने हैं, 17 हैं, नगर निगम 17। पूछ ले कुल ग्राम कितने हैं, कुल ग्राम गांव कितने हैं, तो कुछ ये रहे, याद रखना ये इतना आसान नहीं होगा। आंकड़े याद करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है, आंकड़े ही याद नहीं होते हैं बच्चों को, ये आंकड़े याद रखने की पूरी कोशिश करना। अगर पूछे आबाद ग्राम कितने हैं, आबाद ग्राम कितने हैं, आबाद ग्राम कितने हैं, तो 97,814 जो ग्राम हैं ये आपके आबाद ग्राम हैं। क्या है, आबाद ग्राम है। अगर आपसे पूछे आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, ये बढ़िया प्रश्न है, आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो हमारे पास जो आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं वो 4 हैं। बहुत अच्छे से इस डाटे को याद करने की कोशिश करना, कितने हैं साहब, 4 क्षेत्र हैं। कितने हैं साहब, 4 क्षेत्र हैं हमारे पास। तो ये एक डाटा हुआ जिसे एक नज़र में आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्या है, एक नज़र में देखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा भी नहीं कि याद नहीं होगा, पर समझना तो पड़ेगा। तो एक बार रिवीजन करते हैं। नगर पंचायत कितनी है सर, 546 नगर पंचायत है हमारे पास। कितनी है, 546। हमसे पूछे नगर पालिका परिषद कितना है, तो नगर पालिका परिषद है हमारे पास 200। नगर निगम कितना है, तो नगर निगम है हमारे पास 17। पूछे कुल ग्राम, तो कितना बताएंगे आप कुल ग्राम, 1,67,774, 60,774। 1,06,774। मैं क्या कर रहा हूँ आज, मैं तुम्हें पता नहीं, चलिए। तो ये हमारे कुल ग्राम। आबाद ग्राम पूछेगा, इसमें से आबाद ग्राम समझते हैं, पहले ये समझ लें आबाद ग्राम का मतलब क्या होता है। आबाद ग्राम का मतलब है जहाँ पर सारी सुविधाएं आपके पास मुहैया हों, ऐसे ग्राम को हम आबाद ग्राम की श्रेणी में रखते हैं, जो कि 97,814 है। हमसे पूछे आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे सर आर्थिक संभाग क्षेत्र है हमारे पास 4। तो ये डाटा आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप इस डाटे को याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डाटा याद नहीं होगा, बस ये थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर डाटा याद होना शुरू होता है आमतौर पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कुछ हमारे
प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें हम साथ ही साथ देखते हुए चल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। यूपी के प्रतीक चिन्ह ये आपको याद होने जरूरी हैं। प्रतीक चिन्ह याद होंगे तो काम अच्छे से रहेगा आपका। प्रतीक चिन्ह आपको पता होने चाहिए कि मछली वगैरह कौन है, पेड़ कौन सा है, ये याद होने बेहद ज़रूरी है। आइए बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओके, ये क्या हुआ? भाई हट जा। चलिए, यूपी के प्रतीक चिन्ह, चलिए से नंबर 1, आपसे पूछा जाए कि राजकीय चिन्ह कौन सा है। अभी तो आसान लगेगा, चिंता ना करें। राजकीय चिन्ह कौन सा है तो आप बता देंगे सब हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो मछली एवं तीर कमान है। तीर कमान है, मछली एवं तीर कमान है। आपसे पूछेगा राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु तो आप बड़े आराम से बता देंगे बारहसिंघा। जी हाँ, कौन है राजकीय पशु? बारहसिंघा। आपसे पूछेगा राजकीय मछली कौन है। राजकीय मछली तो इसका नाम है मोए। मोए मोए वाला नहीं, या इसे आप लोग और क्या कह सकते हैं? चीतल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चा? चीतल कह सकते हैं। नंबर 4, राजकीय पक्षी कौन सा है। राजकीय पक्षी कौन सा है जिसे आप क्या कह सकते हैं? या कहते हैं साइरस कहते हैं। नंबर 5, राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो अब बच्चा जानता है इसका नाम। राजकीय वृक्ष है अशोक। नंबर 6, राजकीय वृक्ष कौन सा हुआ? अशोक। राजकीय पुष्प कौन सा आपका? राजकीय पुष्प कौन सा है तो आप बताएंगे पलाश। पलाश के और भी नाम है, इसे ढाक भी कहते हैं, इसे टेसू भी कहते हैं। तो ये सारे नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए। याद होंगे तो आपको हेल्प हमेशा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलेगी, हमेशा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, ये बड़े आसान सी चीज़ें हैं, हमें सबको याद हैं, पर ये एक बार देखने में कोई बुराई थी नहीं। याद रखना, मैप की भी बात करेंगे हम, यूपी के मैप को भी समझेंगे, पर आज की क्लास में हम मैप नहीं देखेंगे। मैप इससे अगली क्लास में होगा। आज हम डिटेलिंग पे ही बात करेंगे, जैसे आप देखते आ रहे हैं फिलहाल डिटेल, और इस सारी डिटेल को भी है। आइए एक बार देखते हैं अब आगे। अगला हम पॉइंट लेते हैं जहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। प्रश्न है, यूपी के जिले एवं मुख्यालय। यूपी के जिले एवं मुख्यालय। जी हाँ, याद रखना, जिले मंडल ये सारी चीज़ें मैप में भी समझाई जाएंगी। ओके, मैप में भी समझाई जाएंगी, पर फिलहाल इसे ओरली तौर पर समझते हैं। यूपी के, फिर से लिखना पड़ेगा, यूपी के जिले एवं हेडक्वार्टर लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, बहुत सारे जिले हैं, 75 जिलों के 75 ही क्या होंगे? मुख्यालय होंगे। लेकिन हमें मेन देखने हैं। मेन में भी हमें पहले उन पर नज़र दौड़ानी है। इनका नाम, जिले का नाम अलग है और मुख्यालय का नाम अलग है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई वाराणसी जो जिला है, एक समझना, एक जिला क्या है आपके पास? सर वाराणसी है। क्या है सर? वाराणसी है। अब पूछे वाराणसी का मुख्यालय क्या है, तो वाराणसी का जो मुख्यालय है वाराणसी ही है। तो क्या इसे याद करने की ज़रूरत है? सर इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? जो जिले का नाम है वही उसके मुख्यालय का नाम है, तो इसे याद करने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। तो आवश्यकता जिसकी पड़ेगी उसे ही हम याद करेंगे। तो एक तरफ है जिला और एक तरफ है इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय। चलिए देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को। नंबर 1, सबसे पहले जिला है आपके पास अमेठी। कौन सा जिला है सर? अमेठी। अब बताइए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिए, अमेठी का जो मुख्यालय है वह क्या है? वह है गौरीगंज। क्या है? गौरीगंज। जी हाँ, अमेठी का मुख्यालय क्या है सर? गौरीगंज है अमेठी का मुख्यालय। अगला है संत कबीर नगर। जी हाँ, क्या है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? बहुत ही अच्छा। देखिए ये चीज़ें ही याद करनी है, ज़्यादा याद नहीं करने, 10-12 हैं जो आपको याद करने हैं। फटाफट बताइए, संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या होगा सर? इसका मुख्यालय है खलीलाबाद। आपसे पूछे संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है, तो खलीलाबाद बताएंगे आप। क्या बताएंगे? खलीलाबाद इसका मुख्यालय। आपसे पूछे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय बताइए क्या है? तो ये सब जानते हैं, नोएडा है। क्या है? नोएडा है, क्योंकि इसका एक अन्य नाम नोएडा भी है। तो इसे याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। नंबर कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका एक जिला है। कौशाम्बी एक जिला है। बताइए कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है? बहुत ही फेमस है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। सर बच्चे को याद होना चाहिए, मंजनपुर। क्या है? मंजनपुर। जी हाँ, क्या नाम है? मंजनपुर। कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो क्या है? मंजनपुर। अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है? यह अकबरपुर। क्या है? अकबरपुर। जी हाँ, अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है सर? अकबरपुर है। अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वह अकबरपुर है। संभल का मुख्यालय क्या है? संभल का मुख्यालय क्या है? याद रखना, बहजोई है। क्या है? बहजोई है। क्या है? बहजोई। नंबर 7, आप बताइए कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? तो है पड़रौना इसका मुख्यालय। हो सकता है कि आपको पड़रौना एग्जाम ऑप्शन में ना मिले, तो दूसरा नाम मिलेगा रविंद्र नगर। दोनों बात एक ही है, बस नाम अलग अलग पड़ जाते हैं, सबको समझ लें। कानपुर देहात। कानपुर देहात। जी हाँ, कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबर माती। क्या है? अकबर माती। क्या है? अकबर माती। ये किसका है सर? कानपुर नगर देहात का। सिद्धार्थ नगर का। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय क्या है? सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़। क्या है? नौगढ़। बड़े ही आसान है सारे। सोनभद्र का सोनभद्र का बताइए क्या होगा? सोनभद्र का मुख्यालय। जी हाँ, सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्टगंज। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में मिलता है देखने को। नंबर 11, जालौन का मुख्यालय बताइए क्या है? जालौन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है उरई। जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई। आप बताइए भदोही, जिसे संत रविदास नगर कहते हैं, भदोही, इसका मुख्यालय कहाँ है? सर इसका मुख्यालय है ज्ञानपुर। जी हाँ, कहाँ है? ज्ञानपुर। नेक्स्ट बताइए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ है? फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। कहाँ है? फतेहगढ़। और आज का आखिरी है ये, आज का क्या मतलब, ये आखिरी है, लखीमपुर खीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय खीरी ही है। तो देखो 14 तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई इसमें समस्या ही नहीं है, नाम सेम है। तो ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा जो बचते हैं उनका मुख्यालय वही है जो उनका नाम है, चाहे आप कोई सा भी ले लें,
मान लेते हैं आपने लिया कन्नौज, कन्नौज का मुख्यालय कहाँ है? कन्नौज में है। झांसी का मुख्यालय झांसी में है। कानपुर नगर का मुख्यालय कानपुर है। कासगंज का कासगंज में है। लखनऊ का लखनऊ में है। मैनपुरी का मैनपुरी में है। मेरठ का मेरठ में है। मुरादाबाद का मुख्यालय मुरादाबाद में है। बस ये 14 ही नाम है जिनके मुख्यालय अलग है। इसमें से 14 नाम में से भी लखीमपुर खीरी को देखो तो खीरी सेम है, 13 ही नाम बसते हैं। अब क्या 13 भी याद नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 13 ही आपको याद करने हैं। आइए एक बार इन पर फिर से गौर करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। अमेठी का मुख्यालय, सर अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज, नाम याद रखना। अमेठी का मुख्यालय क्या है? सर गौरीगंज है। संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? सर खलीलाबाद। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वह है खलीलाबाद। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वह है खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नोएडा है। कौशाम्बी का, कौशाम्बी का बताइए फटाफट, क्या है? मंजनपुर। कौशाम्बी का क्या है? मंजनपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आता है, कई बार बना है। अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वह अकबरपुर है। संभल का है भैजोई, जी हाँ, संभल का क्या है? भैजोई। कुशीनगर का है पलरोना या फिर रविंद्र नगर कहेंगे इसे आप, बात एक ही है नेगी। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? अकबर माती। कहाँ है? अकबर माती। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। सिद्धार्थ नगर कहाँ है? नौगढ़। रॉबर्टगंज किसका मुख्यालय है? सोनभद्र का। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? रॉबर्टगंज है। याद देखिए, बिल्कुल याद रखना, सोनभद्र का क्या है? रॉबर्ट नगर है, ये याद, रॉबर्टगंज सॉरी नगर बोल रहा हूँ मैं भी, एक सेकंड, रॉबर्टगंज है। चलिए, जालौन, जालौन का मुख्यालय उरई है। भदोई का मुख्यालय ज्ञानपुर है, बहुत फेमस है, आता है एग्जाम में। फरुखाबाद का फतेहगढ़ है, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। लखीमपुर खीरी का खीरी है, ये बेहद आसान है याद करना। तो ये 14 नाम है जिसमें से 13 आपको याद करने हैं। और इसमें 13 से में भी देखो 14 हैं, इसमें से लखीमपुर खीरी का आपको याद होगा, कोई भारी बात नहीं है। अब बचे 13, इन 13 से में भी अगर आप देखते हैं गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर, इसका सबको याद होगा। नोएडा, बच्चे कितने? 12। अब 12 भी याद नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही करोगे हैं? 12 तो याद कर लेंगे ना हम, बड़े आसानी से याद कर लेंगे 12, बिल्कुल आसान है, बेहद ज़्यादा आसान है। चलिए देखिए, इसमें एक टॉपिक और मैं लेना चाह रहा हूँ पर अभी नहीं लूँगा। वो टॉपिक है हमारे मंडल और जिले। 18 मंडल हैं, ठीक है ना, 18 मंडल हैं, जिसमें से हमारे पास 75 जिले हैं। इस सबको मैं कल की क्लास में लूँगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या चीज़? पूरे मैप को, और उसी मैप के साथ साथ 18 के 18 मंडल और जिले 75 के 75 आपको मैं पढ़वा दूंगा और याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिलहाल हम सबसे आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, 2 टॉपिक ले लेते हैं एक साथ, इसमें एक बॉक्स, चलिए सेकंड बॉक्स, एक ये हो जाएगा। चलिए इसको हम ले लेते हैं ये। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़े जिले, हम यूपी की बात करते हैं तो सबसे बड़े जिले कौन से हैं, और सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले, 2 प्रकार के जिलों की, ओके यार ये सबसे बड़े जिले, तो सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कहाँ है, कैसे, सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र, याद होने चाहिए ये, सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर सोनभद्र। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है हरदोई, जी हाँ, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है हरदोई। चौथे नंबर पर सबसे बड़ा है सीतापुर, सीतापुर, और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा है प्रयागराज।
कौन सा है? ये हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी बता दूं मैं आपको। तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है कितना? 7,680। सोनभद्र का है 6,788। हरदोई का है, सीतापुर का है, और प्रयागराज का है। अब बात आती है कि सर ये डिजिट याद करने की जरूरत है, तो खास याद करने की जरूरत नहीं है, आप मेनली केवल लखीमपुर खीरी की याद कर लें। सबसे बड़ा जिला कौन सा अपना? लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7,680 है। हमें ये याद होना चाहिए। बाकी हमें ये याद होना चाहिए लखीमपुर के बाद बड़ा कौन है? सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज सबसे बड़ा है। अब दूसरी ही तरफ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटे जिले। जी हाँ, सबसे छोटे जिले हैं, सबसे छोटे जिले। देखिए ये लिस्ट जरूर याद कर लेना। लिस्ट ना भी याद हो एक बार को तो एटलीस्ट पहला जिला तो याद कर लेना। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। हापुड़ सबसे छोटा जिला है, लगभग 660। इसके बाद आ जाता है नंबर 2 पर भदोही। नंबर 2 पर भदोही, जो लगभग 990 है। इसके बाद 3rd नंबर पर आ जाता है आपका अपना प्यारा गाजियाबाद। नंबर 4 पर आ जाता है शामली। और इसी प्रकार नंबर 5 पर आ जाता है बागपत। जी हाँ, इसका एरिया 1321 है। शामली का एरिया 1167.5 है और गाजियाबाद ऑलमोस्ट 116 है। तो ये जो हमने देखे, ये एरिया वाइज देखे हैं। इस चीज़ का भी आप याद रखना, कैसे देखे हैं ये चीज़ें हमने एरिया वाइज देखी हैं। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।